लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसमें हम चर्चा कर रहे थे काली मृदाओं के बारे में, और उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि काली मृदाओं को कपासी मृदाओं के रूप में भी जाना जाता है और रेगुड़ मृदाओं के रूप में भी जाना जाता है। अभी जो काली मृदाएं होती हैं पानी के संपर्क में आने पर तो गीली हो जाती हैं, लेकिन जैसे इनमें पानी सूखता है तो पानी के सूखने के साथ साथ में इनमें दरारें पड़ने लग जाती, क्रैक्स आने लग जाते हैं। जल निस्रस्तीकरण की प्रक्रिया के कारण इनमें दरारों की स्थिति हमें देखने को मिलती है। इन मृदाओं में संरचना जो होती है वो गहरी होती है, मृण्मय होती है, और इनमें पानी जल्दी से पार नहीं कर पाता, यानी पानी लंबे समय तक भरा रहता है। और जब इनमें दरारें पड़ जाती है तो हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे इनकी जुताई कर दी, अपने आप ही जुताई जैसी स्थिति हमें देखने को मिलती है। लंबे समय तक इनकी जो जल धारण की क्षमता होती है उसी के कारण ये अधिक उपजाऊ सिद्ध होती है। इनमें बार बार सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती और लंबे समय तक इनमें नमी बनी रहती है। ये पूरी प्रक्रिया जो है काली मृदाओं के रूप में वो हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी काली मृदाओं वाला जो भाग होता है वो वर्षाकालीन जो ऋतु होती है उसके दौरान उपजाऊपन के लिए अच्छा होता है, लेकिन शुष्क काल के दौरान या तो इनमें सिंचाई करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज इनमें फसलों का उत्पादन संभव नहीं हो पाएगा। ऐसी काली मृदाओं में चूना, लोहा, मैग्नीशिया और एल्यूमिना है, ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन पोटास की इनमें कमी देखने को मिलती है। फास्फोरस, नाइट्रोजन और जैविक जो पदार्थ होते हैं इनकी भी इनमें कमी देखने को मिलती है। इनका रंग जो होता है गाढ़े काले और सलेटी रंग के बीच में हमें देखने को मिलता है। हमारे भारत में जो काली मृदा का क्षेत्र पाया जाता है उसमें विशेष रूप से कपास की कृषि की जाती है और साथ साथ में जो मोटे अनाज होते हैं उनकी कृषि विशेष रूप से की जाती है। काली मृदा का जो भाग है वो विशेष रूप से हमारे मध्यवर्ती भारत से लेकर दक्षिण तक जो क्षेत्र फैला हुआ है उसके रूप में देखने को मिलता है। अब हम चर्चा करते हैं लाल और पीली मृदाओं के बारे में। देखिए बच्चों, लाल और पीली मृदाएं भारत का जो दक्कन का पठार है उसके पूर्वी तथा दक्षिणी भाग में जो कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं उनमें विशेष रूप से देखने को मिलती है। इन मृदाओं का निर्माण उन क्षेत्रों में हुआ है जहां आग्नेय चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी घाट का जो गिरिपदीय क्षेत्र वहां से एक पूरी लंबी पट्टी के रूप में लाल दुमट जो मृदा है वो पाई जाती है। और पीली और लाल मृदाएं जो हैं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ भागों, मध्य गंगा के मैदानी भागों के दक्षिण में पाई जाती हैं। इस मृदा का जो लाल रंग है वो रवेदार और कायांतित चट्टानों में लोहे की अधिकता के कारण मिलता है। जो कायांतित या रवेदार चट्टानें होती हैं उसमें जो लोहे की प्रधानता होती है उस लोहे की प्रधानता के कारण ही इन मृदाओं का रंग लाल हो जाता है। और जहाँ जलयोजन की प्रक्रिया देखने को मिलती है वहाँ फिर ये पीली दिखाई देने लग जाती है। इनके कणों की संरचना महीन कणों के रूप में होती है और ये उपजाऊ होती है। इसके अलावा मोटे कणों वाली उच्च भूमियों की मृदाएं अनुपजाऊ होती हैं। इनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और जैविक जो हुमस होता है उसकी क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। तो लाल मृदाओं का जो क्षेत्र है वो हमारे भारत के जो प्रायद्वीपीय पठारी भाग हैं उसके पूर्वी भागों में और दक्षिणी पूर्वी भागों में विशेष रूप से देखने को मिलता है, जहाँ पर कम वर्षा की स्थिति हमें देखने को मिलती है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो थी बच्चों वो भारत की मृदाओं के बारे में थी, और मृदाओं की स्थिति के आधार पर हमने जलोढ़ मृदा की चर्चा की, उसके बाद में हमने काली मृदा की चर्चा की और उसके साथ साथ में हमने लाल मृदा की चर्चा की। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बच्चों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।